तो अब हम आते हैं स्टिकी रियल वेजेस। न्यू क्लासिकल लेबर थ्योरी क्या कहती थी कि लेबर मार्केट क्लियर रहता है हमेशा, ओके, क्योंकि वेजेस फ्लेक्सिबल होती हैं और इसकी वजह से इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हो सकता। लेकिन कीन्स ने क्या कहा, कीन्स थ्योरी बोल रही है कि रियल वेजेस भी रिजिड होते हैं, उनको भी आसानी से नहीं बदला जाता और इसीलिए इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक कीन्स ये बता रहे थे कि नॉमिनल वेजेस जो होती हैं वो स्टिकी रहती हैं, लेकिन रियल वेजेस को भी बदलना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि देयर आर 4 मेन अप्रोचेस टू रियल वेजेस रिजिडिटी। दे आर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मॉडल, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी और एफिशिएंसी वेज थ्योरी। इनकी वजह से वेजेस को, खास तौर पर रियल वेजेस को बदलना भी इतना आसान नहीं होता, वो भी रिजिड रहती हैं। सबसे पहले हम आते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मॉडल। ये ग्रॉसमैन और हॉल्ट ने लाए थे। इन्होंने ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मॉडल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मॉडल का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों से कम या ज़्यादा होती है। सबके पास एक जैसी सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, लोगों को पता नहीं होता है। जितना एक मैनेजर अपनी कंपनी के बारे में जानता है उतना वर्कर्स नहीं जानते, और इसीलिए कंपनी के जो ओनर्स हैं वो मैनेजर्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं ना कि वर्कर्स पर, और वो मैनेजर से बताते हैं कि आप वर्कर से डीलिंग कीजिए और उनको हमारी कंपनी की रियल सिचुएशन मत बताइए। तो मैनेजर डिसीव कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं वर्कर्स को, और ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है या जो भी है, और रियल वेजेस को वो रिजिड रख सकते हैं। और एक और कमिटी बनाई जाती है जो एम्प्लॉयमेंट खींच के लाती है कंपनी की तरफ, तो इनको वर्कर्स की भी कमी नहीं होती है। इस तरीके से कंपनीज को चलाया जाता है। तो हमेशा एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन मॉडल की वजह से रियल वेजेस भी रिजिड रह सकते हैं। फिर है इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बैले और एजारियड्स ने इसको इन्वेंट किया था। ये क्या कहती है? ये बताती है कि वैसे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एक्सप्लिसिट होते हैं, उसमें सारी कंडीशंस बता दी जाती हैं, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी अंदरूनी चीज़ें होती हैं, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का ठेका लेना कि अगर आपकी फैमिली को कुछ हो गया, आपके वर्कर्स को कुछ हो गया, या आपको कुछ हो गया, तो हम आपका इतना पैसा देंगे या इतना हर्जाना देंगे, या आपको हम इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये रिस्क आपका कवर कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतना सारा रिस्क कवर करती है कंपनी किसी भी वर्कर का, तो वो रियल वेज क्यों चाहेगा? वो बोलेगा ठीक है हमारी मनी वेज को ही रहने दो, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, लेकिन हमको रियल वेज नहीं चाहिए क्योंकि हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और अगर रियल वेज चेंज होता है तो ये फैसिलिटीज़ में भी कम ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें, और ये फैसिलिटीज़ का वो हैबिचुअल हो जाता है। इसलिए वो इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की वजह से रियल वेज रिजिड रह जाती हैं। ये मेन कारण। फिर होती है इनसाइडर आउटसाइड थ्योरी। ये ए लिंडबैक और डी स्नोवर ने लाई थी। इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्कर्स होते हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो बाहर से आते हैं। तो बाहर से आने वालों की भी भरमार है, और अंदर जो काम कर रहे होते हैं उनको भी नए नए पोजीशंस पर जाने की इच्छा होती है, मतलब उन्नति, प्रमोशन की इच्छा होती है। तो कंपनी अगर किसी बड़े पोस्ट पर किसी को लाती है, आगे वाले पोस्ट पर, तो वो बाहर से जब रिक्रूट करेगी तो उसको खर्चा आएगा बहुत। उसको पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा इंटरव्यूज का, फिर रिक्रूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दे दिया जाए तो उनका वो कॉस्ट बच जाएगा, और उनको जब वो प्रमोशन देगी तो रियल वेज काट लेगी, क्योंकि बाहर वाले जो आएंगे वो तो वेज ज़्यादा मांगेंगे। इसलिए जो कंपनी में ही रहते हैं, एक ही कंपनी में रहते हैं और स्टिक रहते हैं और कंपनी से कंपनी को बदलते नहीं है, देखना आप उनकी वेजेस बड़े धीरे धीरे बढ़ती हैं। लेकिन जो लोग कंपनी स्किप कर जाते हैं 1 साल 2 साल के बाद, उनकी वेज बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उसका मेन कारण यही है, इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी। क्योंकि हम उस वेजेस को तब बढ़ाएंगे जब हमको ये लगेगा कि हमारी पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तब वो नए लोगों को लेंगे और फिर उनको ज़्यादा सैलरी देंगे। लेकिन जब तक हमारे ही लोगों से काम चल रहा है तो हम उनको उसी वेज पर बिना बढ़ाए आगे काम पे ले सकते हैं। ये थी इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी। इसकी वजह से भी रियल वेज रिजिड रहते हैं।
एक और है एफिशिएंसी वेज थ्योरी। ऐसा ही नहीं है कि रियल वेज रिजिड रहते हैं तो कभी बढ़ते नहीं है, वो घट भी नहीं सकते, यानी बैकवर्ड लाना भी उनका बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर कोई वर्कर है वो बड़ा एफिशिएंट है, अगर हम उसकी सैलरी को कम कर दें तो फिर उसकी एफिशिएंसी में कमी आ सकती है, वो बेमनी से काम करेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये एफिशिएंसी वेज थ्योरी भी 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है टर्नओवर कॉस्ट थ्योरी। एक तो जब हम किसी वर्कर को रखते हैं, हायर करते हैं, या उसको फायर करते हैं, निकालते हैं, या हम उसको रखने के बाद ट्रेनिंग देते हैं, इसमें पैसा लगता है, कॉस्ट आता है। तो ये सारे खर्चे से बचने के लिए अच्छा है कि जो वर्कर पहले से हमारे पास काम कर रहा है उसको हम हायर सैलरी दें, यानी उसकी जो रियल वेज है चलने दें, भले डिप्रेशन आ रहा हो हम उसकी रियल वेज ना काटें, ठीक है, क्योंकि रियल वेज इन्फ्लेशन के हिसाब से अप डाउन हो सकती है, मगर रियल वेज यहां पर रिजिड रहेगी बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टर्नओवर कॉस्ट थ्योरी। सेकंड है सिलेक्शन थ्योरी। जब हम उस व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे तो क्या इसका प्रूफ है कि वो उतना ही एफिशिएंट होगा जितना पहले वाला वर्कर था? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जब सिलेक्ट करते हैं अपन किसी को, तो उससे कम समय में हम उसकी कैपेसिटी को नहीं पता लगा सकते, और उस समय यदि हमने उसको अपने जो रियल वेज से ज्यादा अगर वेज ऑफर किया तभी वो अट्रैक्ट होगा बाहर वाला व्यक्ति। अगर उससे कम रखे हमने रियल वेज से तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर हमने ज्यादा रखा और हायर कर लिया और उसने काम नहीं किया ढंग से तो हमारा घाटा। तो इसीलिए भी हम अपने वर्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम उनके वेजेस नहीं घटाते जब हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होता है, तो रियल वेज तब भी रिजिड रह जाते हैं। ऑन जॉब एफिशिएंसी और गिफ्ट एक्सचेंज थ्योरी। एक तो था कि एफिशिएंसी के कमी ना आए इसलिए उनको वेजेस घटाओ मत, लेकिन एक होता है ऑन जॉब एफिशिएंसी, यानी उनकी एफिशिएंसी और बढ़ाओ, कुछ गिफ्ट देकर, कुछ और फैसिलिटीज देकर उनकी एफिशिएंसी अगर आपने और बढ़ा दी तो वो उतने ही पैसों में आपको ज्यादा दे रहे हैं और आप उनका पैसा घटा भी नहीं रहे हैं, इसलिए वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे उतने ही में और एफिशिएंटली काम करेंगे। लास्ट है श्रिकिंग थ्योरी। एक होता है श्रिकिंग, एक होता है नो श्रिकिंग। श्रिकिंग का मतलब होता है आलसी करना या बेईमानी करना, अपने काम के प्रति अरुचि रखना, यानी कि काम ना करना, काम चोरी करना। तो कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिनको हाई पे मिल रहा है पर वो काम चोरी कर रहे हैं, अगर कभी पकड़े गए तो मैनेजमेंट उनको फायर कर देता है। लेकिन ऐसे वर्कर्स को उतने ही सैलरी पर फिर से काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बात जानती है मैनेजमेंट, इसलिए वो हायर सैलरी रखती है, वो रियल वेज को हाई रखती है ताकि कोई भी श्रिक ना करे, कोई भी काम चोरी ना करे। अगर करेगा तो फिर इतना वेतन तो उसको कहीं और नहीं मिलेगा एकदम से। तो इसीलिए ये श्रिकिंग थ्योरी भी रियल वेज को रिजिड रखने में काम करती है। तो इन ऑल हमारे पास जो assumptions हुए वो हुए, फर्स्ट है वर्कर्स आइदर हैव जॉब्स और आर अनएम्प्लॉयड, दोज वर्कर्स हु श्रिक वर्क आर फायर्ड, द फायर्ड वर्कर्स डू नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली एंड रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, दोज वर्कर हु रिसीव द एफिशिएंसी वेज डू नॉट श्रिक, अगर उनको अच्छा वेज मिल रहा है तो श्रिक नहीं करेंगे, देयर इज ऑलवेज अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट एट द एफिशिएंसी वेज। ये कुछ assumptions हैं उसके जिसके बेसिस पर ये स्टिकी रियल वेज बना है। लास्ट वाला है कोऑर्डिनेशन फेलियर। हमने जो 4 पॉइंट लिए थे उसमें कोऑर्डिनेशन फेलियर है लास्ट वाला, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन फेलियर का मतलब है जब कंपनी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। इसको हम एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये बी की स्ट्रेटेजी है, ये ए कंपनी की स्ट्रेटेजी है और रिसेशन का टाइम आ गया है, तो ए ने अपने प्राइजेस को कट नहीं किया और बी ने भी प्राइजेस को कट नहीं किया, तो दोनों $20 मिलियन कमा रही हैं। ये भी $20 मिलियन कमा रही है, वो भी $20 मिलियन कमा रही है, और दोनों ने प्राइस कट नहीं किया, यानी ये घाटे पे चल रही हैं। अब सपोज प्राइस कट हुआ ए की तरफ से भी और बी की तरफ से भी, तो जब प्राइस कम करोगे आप रिसेशन में तो चीजें ज्यादा बिकने लगेंगी, तो इसका मतलब है कि दोनों 50-50 मिलियन डॉलर्स कमाने लगे। ओके, अब अगर सपोज ए ने सोचा कि मैं प्राइस काट देता हूं और बी भी काटेगा, मगर बी ने नहीं काटा प्राइस, तो ए ने जब प्राइस कटिंग की तो उसका फायदा बी को मिल गया और बाकी और कंपनीज को भी मिल गया, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको प्राइस स्टिकीनेस पे, एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नैलिटी में। उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर एक जन अपना प्राइस कम कर देता है एक कंपनी, तो उसका फायदा बाकी लोगों को कैसे हो जाता है।
इसीलिए वो कम नहीं करेगा और इसीलिए बी भी कम नहीं करेगा, और दोनों जब प्राइस कम नहीं करेंगे तो वो 2020 पे ही रह जाएंगे, रिसेशन अपना चलता रहेगा। यानी इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन फेल हो गया। जब कोऑर्डिनेशन फेल हो गया तब ऐसी कंडीशन बनी, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन फेलियर। इसकी वजह से स्टिकीनेस कंटिन्यू करती है रिसेशन के टाइम पर भी। ओके।